एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है डियर कॉमर्स भैया में। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वापस जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही सेकंड पार्ट पढ़िए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शन बेसिस पे होता है, ठीक है, और जो डिविजनल होता है वो प्रोडक्ट बेसिस पे दिखा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, इन दोनों के में अंतर क्या है। अगर हम देखें इस फॉर्मेशन तो हमने पहले ही पढ़ा था, ये फंक्शन परफॉर्म बेसिस पे होता है, वो प्रोडक्ट टाइप के बेसिस पे होता है। वहाँ पे अलग अलग टाइप प्रोडक्ट होते हैं, पर ये सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट में काम होता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, पर डिविजनल स्ट्रक्चर में ईजी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इकोनॉमिकल फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोडक्ट होता है तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। पर डिविजनल में वो हाईली जो होता है इकोनॉमिकल, जिस वजह से नॉन इकोनॉमिकल आता है वो। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, इसमें लेस चेंजेस होती हैं, उसमें मोर चेंजेस होती हैं, ठीक है। अब जो होता है स्पेशलाइजेशन, हमने पढ़ा था फंक्शनल में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है और डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, उसमें लेस कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें हायर की ज़रूरत होती है, क्यों स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती है। और उसमें इन केस ऑफ लार्ज सेट ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत कम होती है, क्योंकि वो फंक्शनल जो होता है वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है। पर डिविजनल में आपने एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग चीज़ बना के डिविजनल रखा है, तो छोटा छोटा डिपार्टमेंट बनता है आपका हर चीज़ का, ठीक है। ऑटोनॉमी सिंपल बात है, फंक्शनल में कम होती है और उसमें डिविजनल में ज़्यादा होती है। फंक्शनल में जो बॉस होता है वो सारा काम एक ही होता है, ज़्यादा उसमें अथॉरिटी देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। पर डिविजनल में बहुत सारा वर्क होता है, तो हाईली अब एम्प्लॉयड करने चाहिए होते हैं, पैसा लगता है उसमें काफ़ी, इसलिए मैनेजर अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो इसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी भी रखनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ताकि ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में लेट ना हो। अब जो होती है जो स्टेटेबिलिटी है वो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से चलेगी फंक्शनल की, पर डिविजनल की मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में। अब फंक्शनल आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, पर जो डिविजनल है वो वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम मल्टीपल प्रोडक्ट, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट भी कर रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट हमने देखा था एग्जांपल उसमें, फिर हमने देखा था हेल्थ प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो एटसेट्रा। तो ये ऐसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे होते हैं वहीं पे हम डिविजनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम रियली स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है अब जानना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे होती है क्रिएटिव वर्क होती है, जहाँ पे हमारा अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी होती है, फिक्स्ड होती है कि इतनी आपके पास अथॉरिटी रहेगी, इतनी अकाउंटेबिलिटी रहती है, इतनी फिक्स होती है, ठीक है। उसके अंदर जो काम होता है जॉब रिलेटेड वर्क होता है, ये नहीं कि आप अलग कर रहे हो, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच जॉब ऑफ ईच मेंबर इज क्लियरली डिफाइंड, उस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर फिक्स्ड। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, ये जो इनफॉर्मल होता है ये नेटवर्क ऑफ इंट्रापर्सनल, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हो ऑफिस की तरफ से, ठीक है। आप किसी स्कूल में वैसे आप देखते हो टीचर्स आपका ऑफिशियल वर्क करती हैं, जैसे कि आपको अटेंडेंस लेना, पढ़ाना, ये सब क्या है ऑफिशियल वर्क है उनके, क्योंकि इनकी ड्यूटी है, यही इनका काम है, ठीक है। और एक्सेट्रा क्या क्या हो सकता है उनका, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आपस में बातें कर रहे हैं टीचर्स तो इनफॉर्मल हो गया। ऐसे आपके ऑफिस में भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई अगर आपस में बात कर रहा है तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है, यानी कि कोई रूल नहीं है, कोई वो नहीं है, आपस में इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसी को वो लास्ट में मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन व्हेन पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, उसी को बोलेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं हम लोग खुद ही, अपने आपस में बन जाती है इनफॉर्मल बिना किसी, पर फॉर्मल बनानी पड़ती है, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत ना आए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फॉलो अप हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मल की ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्रिएट करता है इंटेंशनली। अब जो फॉर्मल होता है ये हम इंटेंशनली क्रिएट करवाते हैं, हमें बनाना पड़ता है इंटेंशनली, खुद हम चाहते हैं कि बनाना पड़ता है। ये बनाया क्यों जाता है, गोल अचीवमेंट के लिए, गोल अचीवमेंट हो, वही हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड, असाइन अ स्पेसिफिक जॉब, हम ये कैसे करते हैं, असाइन करते हैं स्पेसिफिक जॉब पर्टिकुलर बंदे को, तो उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है फॉर्मल, ठीक है। फिक्स करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, हम पढ़ चुके हैं पॉइंट में। सुपर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशन बनाते हैं इसमें, यानी कि एक जो सबॉर्डिनेट होता है और एक सुपीरियर होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो बनाया जाता है, ताकि जो सबॉर्डिनेट है वो अपना वर्क करते रहे और जो सुपीरियर है उसका देखता रहे, उस पर वो काम मतलब वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं वो टाइम पास तो नहीं कर रहा। इस तरह से हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि लाइन वाइज ऑर्गेनाइजेशन,
ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपने उससे हेड बात करोगे, आप ऐसा नहीं कर। पहले आप जो आपके ऊपर जो मैनेजर है उससे आप बताओगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ये। फिर वो अपने ऊपर जो सुपीरियर होगा उसको बताएगा, फिर जो उसके ऊपर से सुपीरियर, ऐसे। तो स्केलर चेन होता है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मल रिकग्निशन इसी को बोलते हैं हम। आप इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बुक से खुद रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ये इसी फीचर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, एक दिन के अंदर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, आप ये इंटेंशनली क्रिएट नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। आप कहीं जा रहे हो स्कूल, तो क्या आप किसी से इंटेंशनली दोस्ती करना सोचते हो? नहीं सोचते ना। दोस्ती सामने से अपने आप हो जाती है, आप बात करना शुरू करते हो, अपने आप होने लगती है। ये इंटेंशनली नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है इनफॉर्मल। ठीक है, आप जैसे स्कूल आते हो, आपका वर्क क्या है? आपका फॉर्मल वर्क क्या है? पढ़ाई करना, स्कूल में मन ला के, यही तो फॉर्मल वर्क है। पर हम उस जगह ज़्यादा बातचीत भी करते थे, टाइम पास भी ज़्यादा करते हैं, हम दोस्तों से मिलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो ये क्या है? ये इनफॉर्मल हम क्रिएट कर रहे हैं। इनफॉर्मल अपने आप क्रिएट हुआ या आपने क्रिएट किया? वो अपने आप क्रिएट हो गया बात करने से, मिलने जुलने से। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इससे मिलता है हमें। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मतलब जो हमें एक हमने पढ़ा था नीड्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या सेटिस्फेक्शन क्या होती है? जो आपको मन को संतुष्टि दे। आप किसी दोस्तों से बात करते हो मन को संतुष्टि मिलती है, आप खेलते में जब तक आपको मज़ा आता है, एक इन्जॉयमेंट फील होती है। ठीक है, एक जॉयफुलनेस आपको मिलती है, तो वो होती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, डज नॉट फॉलो अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी के अंदर नहीं आती है, या कोई अथॉरिटी नहीं आती है। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ कोई फ्री ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं कि आपने दूसरे दोस्त से बात करने के लिए आप अपने पहले दोस्त को बोलोगे आप तू जाकर उससे बता। आपको अगर बात करनी है अपने दूसरे दोस्त से, तो आप डायरेक्ट आके बोलोगे हाँ यार ऐसे ऐसी बातें हैं। ये तो है नहीं कि अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उससे बात करते हो डायरेक्ट एक दूसरे से बोलते हो कि यार तू जाकर बताइए उसके बाद, ऐसा तो है नहीं। तो फ्री ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। डिपेंड अपॉन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब ये डिपेंड करता है हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर पे। क्यों डिपेंड करता है? अगर ज़्यादा हमारा स्ट्रिक्ट होगा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, तो हमारा थोड़ा सा कम हो सकता है इनफॉर्मल अपने ऑटोमेटिकली। पर थोड़ा सा लीनियंट है, थोड़ा ढील देता है, तो आप लोग आराम से इजीली वर्क कर सकते हो। फॉर्मल ज़्यादा अच्छा क्रिएट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल हमने पढ़ लिया। नहीं समझ में आया तो आप वापस वीडियो को रीप्ले कीजिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप या तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में नोट बनाते रहिएगा, फ्यूचर में आपके यही काम आएंगे नोट्स। एग्जाम टाइम में शॉर्ट रिवीजन के तौर पे यही नोट्स हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल के इनफॉर्मल एडवांटेज डिसएडवांटेज से रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। फीचर से रिलेटेड है इसलिए आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। हम पढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस बिटवीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब इसका पहला डिफरेंस बिटवीन क्या है? इट इज़ अ system of well defined job each bearing a defined measure of authority responsibility and accountability। हम आई पढ़ के आ चुके हैं इसकी डेफिनेशन, वही हमने डेफिनेशन वापस लिखी। आप चाहे तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और सेम ही दोनों डेफिनेशन हैं। ये सिस्टमेटिक वेल डिफाइंड जॉब होता है, यानी कि आपको काम दिया गया होता है। वहाँ पे इनफॉर्मल में किसका अपोजिट हो जाता है? वो नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप नॉट स्टेब्लिश बाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टेब्लिश नहीं करती है, ये आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो, आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। बट अराइजिंग अ स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विथ अदर। ठीक है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से कोई बात करेगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी ये। ठीक है, अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ओरिजिन क्या होती है? ये कंपनी करती है, उसके रूल एंड पॉलिसीज मैं बता चुका हूँ आपको, उसके थ्रू होता है ये। जो इनफॉर्मल होता है वो कहाँ से होता है? इंट्रैक्शन जब हमारे पीपल से होती है, यानी कि हम जब उनसे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनफॉर्मल क्रिएट होने लगती है। ठीक है, फॉर्मल में जो अथॉरिटी होती है वो आपकी पोजीशन के हिसाब से डिपेंड करती है। जो आपकी पोजीशन आपको दी गई हो वो सबसे अथॉरिटी दी जाती है आपको। ठीक है, पर इनफॉर्मल में इसमें कोई क्वालिटीज़ की जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बिहेवियर इज़ अ गाइड बाई रूल्स एंड पॉलिसीज़। अब हमें फॉर्मल में उसी हिसाब से बिहेव करना होता है जैसे हमारी गाइड्स हमें रूल्स एंड पॉलिसीज हमारी बनाई गई होंगी, उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी वर्क कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं चल सकता। फॉर्मल में आपको जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ आपको उसको फॉलो करनी पड़ती हैं, पर इनफॉर्मल में कोई गाइड है, कोई रूल्स नहीं होती, कोई पॉलिसीज़ नहीं होती। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं होता वर्क करने का। आप जिस टाइम वैसे बात कर सकते हैं, जिस टाइम वैसे रह सकते हैं दूसरे के साथ। ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल में स्केलर चेन फॉलो होती है, पर इनफॉर्मल में हमने पढ़ा था कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जिस जैसे चाहें वैसे बात कर सकते हैं किसी से। ये नहीं कि आपको किसी से बात करनी है तो आप किसी के थ्रू करेंगे, आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फॉर्मल में रिगिडिटी होती है। रिगिडिटी आपको मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, प्लानिंग में आपने पढ़ा होगा। रिगिडिटी का मतलब नहीं पढ़ा तो वहाँ पे देख लीजिए। और इट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, रिजिडिटी का मतलब मैं आपको पहले कर देता हूँ कि जल्दी से चेंजेस या बदलाव नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, आप चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप, इट्स मैनेजर और लीडर्स होते हैं हमारे, से मैंने बता चुका हूँ। आपके सुपीरियर्स होते हैं, वो कौन सुपीरियर कौन होता है आपका, आपके जो मैनेजर होगा, ठीक है, वही आपका सुपीरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन वही हमारे लीडर्स होते हैं, पर इसमें कोई लीडर नहीं होता है, जो ग्रुप बना दे वही हमारा आपका लीडर हो जाएगा। जैसे आपका 10 लोगों का ग्रुप होता है आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप जिसको अपना दोस्त में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपका, आप उसे लीडर बना देते हैं अपने मन से ही, ठीक है, तो वही आपका लीडर होता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसे डिफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कई पेपर में पूछ लेता है, बेसिक्स याद रखिएगा, बेसिक्स लिखना मत भूलिए, बेसिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बीएसटी में आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेलीगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट एंड क्रिएट अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब क्या है, अपनी अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना, यानी कि जो पावर अथॉरिटी होती है उसको हर लेवल पे, ईच एंड एवरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना उसे इक्वली, उसी को बोलते हैं हम डेलीगेशन, ठीक है। अब डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है, हम इसे बाय बाय से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होती है, आपने अभी पढ़ा होगा, ये सेकंड स्टेप होता है डेलीगेशन का, ठीक है। ये डाउनवर्ड आती है। अब डाउनवर्ड क्यों होती है भाई, ये समझना ज़रूरी है। डाउनवर्ड आने का इसका रीज़न क्या है, अथॉरिटी आपको कहाँ मिलती है, ऊपर से नीचे से मिलती है। आपको अथॉरिटी कौन देगा, आपका जो सुपीरियर होगा, जो मैनेजर होगा आपका, जो बॉस होगा आपका, वही तो आपको देगा अथॉरिटी, यानी कि आप थोड़ी दोगे। तो कहाँ से आई अथॉरिटी, आई ऊपर से आई या नीचे से गई, ऊपर से आ रही है, यानी कि डाउनवर्ड आती है अथॉरिटी, ठीक है। आपके ऊपर से आपको अथॉरिटी नीचे मिलती है। पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बोलते हैं, पावर टू टेक डिसीजन, इसी को हम बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी में आपको कई लॉज, रूल्स एंड स्केलर चेन में फॉलो होती हैं। जिसके लॉ होते हैं वो रूल के हिसाब से मुझे फॉलो करने पड़ते हैं, उसे फॉलो करने पड़ते हैं कैसे, स्केलर चेन में। आप स्केलर चेन में मैं बता चुका हूँ आपको कि पहले आप अपने मैनेजर, जो आपको सुपीरियर होगा, उससे कम्युनिकेशन करोगे, फिर आप वो अपने बॉस से कम्युनिकेशन करेगा, इस तरीके से चलता है, ये स्केलर चेन में चलती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका फर्स्ट स्टेप होता है, पहले आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी, तभी तो आप उसे वर्क कर सकते हो फ्रीडमली। तो अथॉरिटी दी जाती है, हमने अथॉरिटी पढ़ चुके हैं। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, तो फिर क्या मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी। अब ये तो नहीं, अब काम दे दिया आपको, रिस्पॉन्स पावर भी दे दी, तो आप कुछ किसी की जॉब दे ही नहीं होगी, ऐसे तो वो काम करेगा ही नहीं, अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करता रहेगा, आराम करेगा। तो वो अकाउंटेबिलिटी भी होता है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी मैं बताऊँगा कुछ थोड़ी देर में, पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए क्या होता है। फिजिकल एज वेल एज मेंटल वर्क होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वेल जो वर्क होता है फिजिकली भी करना पड़ता है और एज वेल मेंटल वर्क भी करना होता है। और ये फ्लो फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। अब ये क्या होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। अपवर्ड यानी सबॉर्डिनेट से सुपीरियर चलता है। अब आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहाँ जाती है, आपकी सुपीरियर पे होगी। सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से जाती है, किसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने सुपीरियर के रिस्पॉन्सिबल हो, कि अगर कुछ भी गलती होती है तो आप किसके रिस्पॉन्सिबल होगे, जो गलती सुपीरियर के, यहाँ वो आपसे जॉब लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अथॉरिटी के बारे में। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, थर्ड स्टेप होता है डेलीगेशन का एक प्रोसेस, यानी जो हमारे 3 एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के, कौन कौन से, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। अब अकाउंटेबिलिटी आपको क्या होती है, ये भी अपवर्ड फॉलो होती है। अपवर्ड कैसे होती है, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी किसके हो, अपने सुपीरियर के ही तो हो, आप सुपीरियर को ही तो अपने जवाब दोगे। आप अपने जो मैनेजर, आपका जो बॉस है, आप उसी को तो जवाब दे होगे, तो उसी को हम बोलेंगे, ठीक है। सबॉर्डिनेट शुड बी आंसरेबल टू परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सेप्टेड मैनर। अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलोज। अब क्या है, परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्टेड मैनर। अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक्सेप्टेड मैनर जो आपको दिया गया होगा उस सबसे करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको रिस्पॉन्सिबल होगे सामने वाले के, ठीक है। ये क्यों आती है, क्योंकि आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है, ठीक है। आपको अथॉरिटी मिली, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसी वजह से आपको अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। सिंपल बात है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबल हो गया आप किसी चीज़ के, तो आपको अथॉरिटी दी जाएगी। अथॉरिटी दी गई है तो भाई साफ सीधी बात, आप जवाबदेही भी किसी के ना किसी के तो हो गए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी से हमारा खत्म होता है। आप डेलीगेशन करने का इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है, इफेक्टिव होती है मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, अगर आपके हर लेवल पे
पावर्स अथॉरिटी दी गई होगी तो आप इफेक्टिव मैनेजमेंट करोगे, मैनेजमेंट आपकी इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडमली वर्क करेगा, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होगा। क्यों डेवलपमेंट होगा? कि वो डिसीजन लेगा, थोड़ी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखाने का उसको मौका मिलेगा। तो उससे जब क्रिएटिविटी दिखाएगा तभी तो कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट होगा उसका। इससे अगर आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, किसी को पावर देते हो, भाई जैसे आप क्लास होती है आपकी, किसी को क्लास मॉनिटर बना दिया है तो उसे कितना मोटिवेट लगता है, अरे हमें क्लास में चलेंगे। कोई काम आपको टीचर बोल देगा तो लगता है कि अरे बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है इनसे। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको अथॉरिटी दी गई, थोड़ी पावर दी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब ये तीन चीज़ आपको मिलती है तो आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार हाँ, बहुत अच्छा फील होता है कि यार हम बहुत स्पेशल हैं मैडम के लिए। तो वही होता है कि फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। अब इससे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होती है इससे। बेटर कोऑर्डिनेशन कैसी होती है? अगर आपको अपनी अपनी अथॉरिटी मालूम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, तो आप दूसरे के साथ, ये तो है नहीं कि आप हारमोनी होगी। क्यों होगी भाई? आपको मालूम है आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है। ठीक है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा सा होता है यहाँ पे, क्योंकि आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दी गई है, अपनी जिम्मेदारी सबको मिल चुकी है, तो भाई अपना अपना काम करेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छी से होती है। वर्कलोड कम हो जाता है, भाई सबको मालूम है हमारा काम सिर्फ इतना ही, तो हमें इतना ही करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो और इससे अच्छा मैनेजर का भी जो वर्कलोड होता है वो भी धीरे कम होता है, क्योंकि सारा काम उसे अकेले ना करना पड़े। कुछ पावर्स ने दे रखी है तो हर काम उसके पास आने की जरूरत नहीं होगी वर्कर्स को। वो कुछ काम वो खुद ही करेंगे, खुद डिसीजन लेंगे। आपको अथॉरिटी दी गई थी सुबह, ये सुबर्डिनेट को, तो वो खुद अपना काम करेगा। अथॉरिटी आपने जो दी गई है वो क्यों दी गई है? वो इसलिए तो कर दी गई है ताकि मैनेजर का काम आसान हो जाए थोड़ा सा। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ा था कि किसी एक आदमी के पास सारी पावर होती थी और उसके सर सारे काम होते थे, यानी कि वन बॉस होगा और सभी लोग को कंट्रोल करता था। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता था, एक तो सबसे मेन है, पर उसे तीन और बॉस बना दिए और उन तीनों के अंदर कुछ तीन चार लोग के अंदर कुछ और सबॉर्डिनेट रखे, यानी कि सारी पावर उसने खुद अपने पास नहीं रखी, कुछ पावर उसने अपनी दूसरों को दे दी है ताकि वर्क उसका आसान हो जाए, काम ईजीली हो जाए। तो उसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? एक सेंटेंस होता है डेलीगेशन ऑफ मल्टीपल अथॉरिटी। ये एक डेलीगेशन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अब जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डेलीगेशन। यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो बड़ा टर्म है और डेलीगेशन एक छोटा टर्म है, उसके अंदर ही आता है। ठीक है, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या होता है? ये डेलीगेशन क्या होता है आपका? नेसेसरी होता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल होता है आपके लिए, कि आप चाहें तो ना करें या ना तो करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी पावर आपको बांटनी पड़े, कुछ आपको तीन चार बॉस हों, पर डेलीगेशन वो करनी पड़ती है। कुछ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है अपने सुपीरियर्स, कुछ ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी बेसिकली। इसके अलावा हमने देखा था अभी डेलीगेशन में कि उसके अंदर ये तीन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एलिमेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली अगर ये इसके बिना कि आपका मैं जो काम होगा इफेक्टिवली से वो नहीं हो सकता ना, वर्क हो सकता, क्या वर्क नहीं हो सकता। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे दो पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो तो क्या करेगा? मज़े करेगा, टाइम पास करेगा, कोई रिस्पॉन्स काम ही नहीं उस पर। पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो पर अथॉरिटी ना दो तो भी वर्क नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, अगर आप उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है तो काम वो करेगा कैसे? अपनी जिम्मेदारी को पूरी कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। पर अगर ये दो हैं पर ये भी नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो काम, अकाउंटेबिलिटी होगी तभी तो काम करेगा। वो अपने काम करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, वो किसी से जवाबदेही होगा तभी तो काम करेगा, तभी से मालूम है कि हाँ मुझे उससे ऊपर आगे जवाब देना अपने सुपीरियर को। तो डेलीगेशन एक एवरी ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर डिसेंट्रलाइजेशन उतना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बेसिकली समझ में आपको आ चुका होगा सब कुछ। नहीं समझ में आएगा तो पुराने वीडियो को रिप्ले कीजिए। जानता हूँ थोड़े से दिक्कतें आई थी वीडियोज़ में, पर आई होप कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो आप वापस रिप्ले कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए डियर कॉमर्स भैया को। थैंक यू एंड वेलकम।